नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो पॉलिटिकल की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। उसका लेक्चर नंबर ये 6 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किस तरीके से हमारे संविधान के अंदर उनका वर्णन है वो किया गया है। और जिस तरीके से हमने शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत हमने जो बदवा मजदूरी और बेगार है उनको किस तरीके से भारतीय संविधान के द्वारा उसको प्रतिबंध है वो किया गया है, और किसी भी व्यक्ति और पर्सन को खरीद बेच के लिए प्रयोग है वो नहीं किया जा सकता, और किसी भी व्यक्ति पर्सन या बच्चे के साथ बेगारी है वो नहीं करवाई जा सकती, और दास प्रथा की जो नीति है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध है वो कर दिया गया। इसके अलावा जितने भी 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों, फैक्ट्रियों, किसी खादान में नौकरी है वो या कार्य है, काम है वो नहीं करवाया जा सकता, चाहे होटल है, चाहे किसी भी तरह की जो कामगार शैली है उसके अंदर उसको बैन है वो कर दिया गया। और इसी के तहत हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अपने हमारा एक जो भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है बनाया गया है, और जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति पर्सन को कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कोई भी जो कानून पालने का, अपने स्वैच्छिक धर्म का पालन करने के लिए, उसका त्याग करने के लिए स्वतंत्रता है वो प्रदान है वो की गई है। तो ये था हमारा कल वाला थोड़ा सा रिवीजन जिसके अंदर हम डिस्कशन है वो किया था। और आज है हमारा सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, और हमारा लास्ट जो रहेगा वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा, किस तरीके से हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, और इसी के तहत हमारा इन अधिकारों को, ये जो अधिकार बनाए गए उनको हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत उनको किस तरीके से उनको लागू है वो करवाया जा सकता है। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं हम। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये जो अधिकार है वो माना जा सकता है कि कोई भी जो नागरिक है भारत के अंदर वो अपने संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार के तहत किन किन अधिकारों का उपयोग है वो कर सकता है, और क्या क्या उनको अधिकार है वो दिए गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा या हम देखते भी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मल्टी कल्चरल देश है वो बना हुआ है, विभिन्न देश राज्यों के अंदर अलग अलग जाति समूह के लोग हैं वो रहते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये अधिकार है वो हो जाता है किस तरीके से वो अपने इस अधिकार के माध्यम से अपने अधिकारों का जो उपयोग है वो कर सकते हैं, और उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें रोल है वो माना जा सकता है। क्योंकि जब तक ये अगर अधिकार उनमें शामिल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो अपना जो संपूर्ण विकास, अपने कल्चर का शैक्षणिक विकास है वो नहीं कर सकते हैं। तो जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है, यानी कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, अलग अलग राज्य के अंदर देश के अब विभिन्न तरह के कल्चर के लोग हैं वो रहते हैं। तो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, और अलग अलग जिस तरीके से उनका राज्य के अंदर जो बनाया गया, राज्य गठित किए गए, तो उसमें अलग अलग समाज, अलग अलग बोले जाने वाली जो बोली है वो विस्थापित रहती है, यानी कि रहते हैं। भारतीय समाज में कोई समरूप समाज नहीं है, वरना उसमें काफ़ी विविधता वो पाई जाती है, यानी कि अलग अलग तरह के लोग रहने वाले यहाँ पर लोग वो रहते हैं। ऐसी विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और बड़े हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार वो करनी पड़ती है। यानी कि जिस तरीके से हमारे समाज के अंदर जो बहुसंख्यक मतलब जिस धर्म को मानने वाले, जिस कल्चर को मानने वाले ज़्यादा संख्या के लोग हैं, और कुछ अगर कम संख्या के लोग हैं, तो क्या उनको अल्पसंख्यक को जो कम समुदाय में या कुछ संख्या में मौजूद हैं, तो उनको क्या बहुसंख्यक की जो संस्कृति या कल्चर है क्या वो मानना ज़रूरी हो जाता है? तो ऐसा हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे संविधान के अंदर ऐसा वर्णन है वो नहीं दिया गया। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, यानी कि जिस तरीके से हमारा समाज बनाया गया है उसके हमारा जो कल्चर है वो विविधता उसके अंदर पाई जाती है, अलग अलग कल्चर समाज के रहने वाले लोग हैं वो पाए जाते हैं। अतः अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है वो माना जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके लिए मौजूद रहना उनका बड़ा
जरूरी माना जा सकता है। किसी भी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा तथा संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जा सकता है। इनकी संख्या में कम रहना किसी न किसी धर्म के लिए अगर देखा जाता है तो वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक रूप है वो धर्म के आधार पर नहीं होता। उनकी बोलने वाली भाषा और उनकी जो कल्चर होता है, जो उनका उपयोग है वो किया जाता है, उसके आधार पर भी अल्पसंख्यक है वो माना जा सकता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य छोटे से समूह से छोटा होता है। जैसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है वो दिया जाता है। यानी कि अल्पसंख्यक रूप में अगर जिसका वर्णन किया जाता है वह एक ऐसा समूह माना जा सकता है जिसकी भाषा, कल्चर, धर्म, संस्कृति जो किसी दूसरे देश के अंदर या दूसरे राज्य या दूसरी जगह पर रहने वाले अन्य देशों की तुलना में छोटा समूह होता है, थोड़े से लोग होते हैं और उनकी जो भाषा, कल्चर होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं यानी कि जो कम संख्या में हैं, उनको अपने दूसरे समूहों की तुलना में अपनी भाषा, कल्चर और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उसका जो विकसित करने का अधिकार है वो दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको अपने जो कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ, दूसरे बहुसंख्यक ज़्यादा लोगों के साथ थोपा नहीं जाता। वो अपनी कल्चर को, अपने धर्म को, अपनी भाषा को कहीं ना कहीं सुरक्षित रख सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, बिना उसको छोड़े हुए वो अपनी भाषा का बिना किसी दबाव के उसका उपयोग है वो कर सकते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट अधिकार हो जाता है जिसके अंदर उनको अपनी भाषा शैली को जीवित रखने का अधिकार है वो दिया जाता है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। यानी कि जो भी संख्या में कम पाए जाने वाले जो धार्मिक समूह हैं वो भाषा और संस्कृति के, कल्चर के, धार्मिक आधार पर अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट है वो खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। यानी कि उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी संस्कृति, कल्चर, धार्मिक स्वतंत्रता उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली जो भाषा, संस्कृति को वो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण स्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समूह के हाथ में है। यानी कि जब भी कोई उसको फाइनेंशियल, उसको अगर सरकार की तरफ से अगर कोई सुविधा दी जाती है, उसको कुछ सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, वित्तीय फाइनेंशियल सहायता अगर उपलब्ध करवाई जाती है, तो किसी भी तरीके से वो इस बात से बैरियर उनके सामने, सरकार के सामने या किसी अलग सरकार के समक्ष वो उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो मैनेजमेंट है वो अल्पसंख्यक समूह के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि किसी भी भाषा, जाति के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, पर्सन रह रहा हो, सभी के साथ समान रूप से सरकार की तरफ से व्यवहार है वो किया जाएगा और उनकी शिक्षा के माध्यम, शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वो इनका उपयोग है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो सांस्कृतिक तथा उसका सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में। तो आगे हमारा पॉइंट आ जाता है कि संवैधानिक अधिकारों का जो उपचारों का अधिकार है, यानी कि किस तरीके से ये जो 5 हमने जो अधिकार पढ़े थे उनको किस तरीके से इसको जीवित रखा जा सकता है। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इन सभी के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसकी वजह से बाकी अधिकारों की रक्षा वो की जा सकती है। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है। जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर जो सूची बनाई है वो अलग अलग तरीके से बनाई गई है, लेकिन अधिकारों की सूची देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन करने पर अधिकारों की रक्षा वो की जा सके। यानी कि जिस तरीके से उनका वर्णन किया गया है वो वर्णन करना ही जरूरी नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अधिकार बनाए गए, दिए गए, उनको किस तरीके से उनकी रक्षा की जा रही है, उनको लागू वो किया जा रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ये मैंने कहा था कि ये वो अधिकार है जिसकी वजह से ही जो बाकी अधिकारों की रक्षा है इस अधिकार के माध्यम से ही की जा सकती है। B.R. अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है। ये बड़ा कोटेशन है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है, आपको इस पर नोट कर सकते हो। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने ही इस
अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा वो दी है, यानी कि इसके माध्यम से ही हर नागरिक है वो अधिकार प्राप्त है वो कर सकता है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर्सन का अधिकारों का अगर हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो डायरेक्ट रूप से वो सीधा उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने जो न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों की जो रक्षा है वो करवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश तथा निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष जारी है वो कर सकते हैं, जिन्हें प्रदेश या रिट कहते हैं। यानी कि जब ये अधिकारों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब इनको लागू करवाने के लिए अपील की जाती है, तो वो सरकार को क्या कह सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है, उसको लागू करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की बाध्य कर सकते हैं। और कोर्ट के द्वारा जो ये आदेश या जारी करने के लिए जो हिदायतें दी जाती हैं, जिन्हें उन्हें ही हमें प्रदेश या रिट है वो का नाम वो देते हैं। तो 5 अलग अलग प्रकार की जो आदेश है, जो रिट है, वो किस तरीके से उनको लागू करवा सकते हैं उसका वर्णन है इसके माध्यम से दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी तथा असंतोष हो तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश है वो दे सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और बेवजह गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसको कोर्ट के सामने, जैसे अधिकारी है कि राइट भी है कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ने के बाद उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत है वो किया जाता है। तो अगर इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को अगर गैरकानूनी तरीके से या ज़्यादा टाइम से अगर कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया है, तो इसके माध्यम से कोर्ट के थ्रू आदेश जारी करवाया जा सकता है और उसको कोर्ट के सामने पेश करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसका जो तरीका है गिरफ्तार करने का वो गैरकानूनी या संतोषजनक अगर नहीं लगे, तो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश है वो पुलिस प्रशासन को दिया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अधिकार वो माना जा सकता है। परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी तथा संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यानी कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा कोई ना कोई जो कानूनी कार्रवाई है उसका पालन है वो नहीं किया जा रहा, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई ना पालन करने की वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का प्रभावी रूप से प्रभावित हो रहा है, तो उसके द्वारा उस अधिकारी को ये आदेश जारी कर सकता है कोर्ट के द्वारा कि आप अपने अधिकारों का पालन कीजिए। कानून के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसका पालन वो आप करने के लिए उसको आगे वो दे सकता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए एक मौलिक अधिकार जब प्रभावित हो तो कानून प्रक्रिया के द्वारा उसका जो निभाने की प्रक्रिया है या कोर्ट के थ्रू उसका आदेश है वो जारी है वो करवाया जा सकता है। आगे आ जाता है हमारा निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने के लिए रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। तो इस आदेश के माध्यम से क्या होगा कि कोई भी जो लोअर कोर्ट है और वो किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही है, तो अगर इस आदेश के माध्यम से जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उस लोअर कोर्ट को यह आदेश जारी कर सकते कि जो कानून प्रक्रिया उस मुकदमे के द्वारा अपनाई जा रही है लोअर कोर्ट के द्वारा, अगर उनको ये बात लगी कि ये जो मुकदमा है वो उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता ही नहीं है, उसके जो ये राइट्स ही नहीं है कि वो इस केस की सुनवाई है वो करे, तो सीधा वो उस केस को अपने पास मंगवा सकती है और लोअर कोर्ट को ये आदेश जारी कर सकते कि आपको ये इस आदेश के माध्यम से उस केस की जो सुनवाई है वो रोक दी जाती है। तो ये कोर्ट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट या जो सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश है वो माना जा सकता है। अधिकार परीक्षा, आगे आ जाता है हमारा अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसे रोक सकता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी अधिकारी है, किसी पद के ऊपर नियुक्त कर दिया गया किसी व्यक्ति को बिना उसकी क्वालिफिकेशन के, बिना उसकी कानूनी प्रक्रिया के, तो इस अधिकार परीक्षा के तहत
उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से या उसको हासिल करने से उसको रोक सकता है, जब तक उसकी, क्योंकि आपको पता है किसी भी पद को हासिल करने के लिए कुछ उसकी योग्यता वो निर्धारित वो की जाती है, उसी योग्यता के द्वारा उस पद को ग्रहण वो किया जा सकता है। अगर ये कोर्ट को ये लगे कि कोई जो व्यक्ति, कोई पर्सन है जो जिस पद पर वो कार्य कर रहा है उस पद के लिए वो लायक ही नहीं है, तो उस पद को बने रहने के लिए उसको रोक सकती है, उस पद पर हटा सकती है। आगे आ जाता है हमारा उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामलों को लेकर उस पर उत्प्रेषण द्वारा उससे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित है वो कर देता है। यानी कि कोई भी अगर निचली अदालत या सरकारी अधिकारी अगर कोई जिस अधिकार के वो कार्य कर रहे हैं और वो अधिकार क्षेत्र उसके अंदर आता ही नहीं है, तो उससे क्या हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इस आदेश के माध्यम से उसके जो ऊपर के जो अधिकारी है उसको हस्ताक्षर करने के लिए, या चाहे कोर्ट है चाहे अधिकारी है, वो किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा उसके दूसरे अधिकारी के द्वारा उस कानूनी प्रक्रिया को हस्ताक्षरित है वो कर सकता है। बाद में इन अधिकारियों रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाएं का भी निर्माण किया गया है। अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि इसके अलावा जो ये अधिकार दिए गए हैं, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसके अलावा कुछ ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जो कानून की रक्षा करने के लिए जरूरी है वो माना जा सकता है। जिससे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है के बारे में सुना होगा। यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो अलग अलग जो कार्य प्रणाली के तहत, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है वो महिलाओं के लिए जो कार्य वो करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है जो जितनी भी निम्न जाति से संबंधित जो जाति है उनके वर्ग से संबंधित वो कार्य करती है। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया। तो ये सभी इंस्टीट्यूट है वो उनके अधिकारों के लिए, हनन के लिए, उनके कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए कार्य वो करते हैं। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए करती है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन है वो किया गया। तो जितने ये राष्ट्रीय महिला और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए वो महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के लिए अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, जिसकी वजह से उनके अधिकारों की रक्षा वो की जा सके। तो इसी के संदर्भ में हमारा एक अगला जो पॉइंट आ जाता है वो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आ जाता है, जिसकी वजह से ही कुछ मौलिक अधिकार और कुछ व्यक्तिगत अधिकारों के लिए वो मुख्य रूप से कार्य वो करते हैं। तो उसके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, उसका गठन और उसकी प्रक्रिया के बारे में, उसके कार्यशैली के बारे में, किस तरीके से उसका वर्णन है वो किया गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो आई थिंक आपको ये मेरा वीडियो राष्ट्रीय जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे, उसको आपको बेटर समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए, वीडियो लेक्चर समझ में आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को स्टडी विद दीपू को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।